हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th और क्लास 12th के हम वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज देखेंगे कि जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। राइट स्टूडेंट, तो जिन बच्चों ने तैयारी अभी तक नहीं की है, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, सो है, अगर वो इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को चैप्टर वाइज कर लेगा तो उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ें, क्या हमारा टॉपिक उसमें इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि 28 को आपका एग्जाम है, ठीक है। तो क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का 28 को केमिस्ट्री का एग्जाम है और उस एग्जाम के लिए हम इन 2 डेज में क्या क्या पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, कि इतना पॉसिबल तो है नहीं कि 10 बड़े चैप्टर हम उनको पूरा पूरा रिवाइज करें। राइट स्टूडेंट, तो इस बेस पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस किस चैप्टर से हमें कौन कौन से टॉपिक्स को लास्ट मोमेंट में अच्छे से उनको पढ़कर देखकर जाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। अब चैप्टर 1 पहले हम चलो एक काम करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री ले लेते हैं। राइट, तो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर देखी जाए बेटा, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके चैप्टर हैं 3। राइट बच्चों, चैप्टर कितने हैं इसमें? 3 हैं। अब इसमें सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, अपने आप में 10 मार्क्स का। राइट, फिर आपका इसमें आता है केमिकल काइनेटिक्स, फिर आपका आता है सॉल्यूशन। तो इन 3 चैप्टर्स में हम क्या क्या पढ़ें, हमें क्या पढ़ना चाहिए, इसे हमें कम टाइम में हम अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर लें, रिवीजन कर लें और इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर बेटा हम पढ़ेंगे, पहला चैप्टर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। राइट, तो सबसे पहले बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमें देखना है कि हमें पढ़ना क्या है इसमें। देखो, सबसे पहले इसमें मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ, इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, वो है आपका नस्ट इक्वेशन। राइट बच्चों, नस्ट इक्वेशन का आप क्या करोगे, इसका डेरिवेशन भी देखोगे। राइट, फिर इस पे जो न्यूमेरिकल बनता है वो भी देखोगे, है ना। तो नस्ट इक्वेशन विद न्यूमेरिकल हमें सबसे पहले ये पढ़ना है इसके अंदर। राइट बच्चों, उसके बाद पहला टॉपिक, अब सेकंड टॉपिक क्या आता है इसमें। अब देखो, इस नस्ट इक्वेशन से आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना आना चाहिए। कभी कभी ये डेरिवेशन भी पूछ लेता है और इस पर न्यूमेरिकल पूछ लेता है। ठीक है, तो नंबर 2 आता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट, फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये हमने कर लिया विद न्यूमेरिकल्स। भाई देखो, जो इसका डेरिवेशन करोगे और लास्ट में एक इसका फॉर्मूला आएगा, उस पर न्यूमेरिकल भी आएगा। ठीक है, ये मैं सोचती हूँ सिर्फ डेरिवेशन कर लिए न्यूमेरिकल नहीं आएगा। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर क्या है बेटा, और इस चैप्टर में आपके कुछ टर्म्स हैं नॉर्मली हम लोग देखते हैं, जैसे कि सपोज दैट आपका हो गया रेजिस्टेंस, राइट, और आपका हो गया रेजिस्टिविटी। ठीक है, आपका हो गया कंडक्टेंस और आपका हो गया कंडक्टिविटी। क्लियर बच्चों, ये हमारा हो गया। ठीक है, इसमें आपकी मोलर कंडक्टिविटी भी आ जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी, और आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जो भी आपका है वो सब इन्हीं से रिलेटेड है बेटा। ये सारे फॉर्मूले अपने आप में एक दूसरे से क्या है, रिलेट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे इसमें, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, है ना, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ये सारी डेफिनेशन पता होना चाहिए हमें विद फॉर्मूला। इस पे न्यूमेरिकल भी आ जाता है कभी बेटा इस पे, तो इसको विद न्यूमेरिकल करेंगे, विद न्यूमेरिकल। क्लियर बच्चों, विद न्यूमेरिकल करेंगे इसको हम लोग। राइट, चलो ये बात हो गई इसमें। अच्छा, इसके बाद लास्ट में इसमें आपका आता है बेटा कि सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल। तो फिर इसमें हम नेक्स्ट करते हैं बेटा, यानी प्राइमरी सेल। ठीक है बेटा, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। अच्छा, अब आपका इसमें एक टॉपिक और बचा है बेटा, वो क्या है, फेराडे लॉज। कभी कभी फेराडे लॉज पूछ लेता है, फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, या कभी उस पर न्यूमेरिकल डाल देता है। ठीक है, तो हम ऊपर कर लेते हैं इसको। ये बात सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, आपको ये टॉपिक तो पढ़कर जाने ही है, ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर करने हैं विद न्यूमेरिकल। और इन टॉपिक्स के ऊपर जितने क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, तो इसमें अगला टॉपिक क्या आएगा बेटा, फेराडे लॉज, फेराडेज लॉ। दोनों लॉ करने हैं बेटा इसमें विद न्यूमेरिकल।
मतलब ये मत सोचना कि हमें लॉ लिख दिया, इसमें न्यूमेरिकल नहीं आएगा, न्यूमेरिकल भी आ सकता है इसके ऊपर, ठीक है। तो इतने टॉपिक्स हमें किसमें पढ़ने हैं बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स का है आपके इन 10 चैप्टर्स में। तो पहले हमने उसी को लिया भाई, 10 मार्क्स में आपके आने हैं, तो 10 मार्क्स में आपको इतना पढ़ के जाना है। और इससे जितने भी इससे आपके क्वेश्चंस बने हैं, प्रीवियस ईयर जितने पेपर्स हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस इन टॉपिक से रिलेटेड आपको करके ही जाना है, ठीक है। तो चैप्टर हमारा बेटा फिनिश हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर आता है बेटा इसमें, वैसे हालांकि मैंने सब कुछ बता दिया है, इसमें कुछ बचा नहीं है, लेकिन हाँ इसके अलावा सेकंड चैप्टर हमारा आता है केमिकल काइनेटिक्स। तो पहले हम फिजिकल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये तो आई थिंक आपने सबने इसे राइट कर लिया होगा, कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट हमारा है क्या, चैप्टर सेकंड कौन सा है, केमिकल काइनेटिक्स, जो कि सबसे अच्छा छोटा प्यारा सा चैप्टर है। उसमें इतने न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसमें मतलब उसमें ज़्यादा टाइप के न्यूमेरिकल नहीं है, उसमें आपको 2 टाइप्स के न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। एक तो आपसे पूछ लेगा हाफ लाइफ, और एक पूछेगा आपसे रेट ऑफ रिएक्शन, बस यही पूछता है, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स की अगर हम लोग बात करें बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स, राइट। तो केमिकल काइनेटिक्स जो है आपका टॉपिक, बेसिकली नाम से लग रहा है काइनेटिक्स, ये रिएक्शन की रेट को बताता है, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, देखो बेसिक तो आपको आना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है वो आपसे इतना बहुत तो सिंपल सा है, लेकिन मेनली जो इसमें इंपॉर्टेंट है ना, वो है जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन विद डेरिवेशन, ऐसा नहीं है खाली फॉर्मूला याद कर लिया, इसका डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए। विद ग्राफ, इसका ग्राफ बहुत पूछता है बेटा, इसका ग्राफ आपको 4 ग्राफ दे देगा और आपसे पूछेगा इसमें कौन सा ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर का है या जीरो ऑर्डर का है, ठीक है। तो इसको विद ग्राफ आपको समझना है, ठीक है। जीरो ऑर्डर इसका यूनिट पूछ सकता है आपसे, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है कि इसमें जीरो ऑर्डर का यूनिट क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, या आपसे पूछेगा इसमें फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट क्या है, आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो ये आपको दोनों विद ग्राफ, विद डेरिवेशन और विद न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल में इसी में काउंट कर देती हूँ, ये मत सोचना कि इस पर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, न्यूमेरिकल्स भी इन पे आता है, विद न्यूमेरिकल्स आपको ये करना है। इसमें जीरो ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें दूसरा टॉपिक क्या पढ़ना है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 मार्क्स में आता है, कि डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी, राइट, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब आपसे पूछ लेगा भाई बताइए क्या डिफरेंस लगता है आपको, मैं आपसे बोलूँ मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दोनों में क्या डिफरेंस है भाई ये पूछ सकता है क्वेश्चन। मेरे टाइम में तो ये क्वेश्चन आया था, जब मैं 12th क्लास में थी, मेरे क्लास में ये आया था क्वेश्चन उस टाइम में, ठीक है। तो ये आपके में भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, इसमें तीसरा क्वेश्चन और देख लो भाई, एक्टिवेशन एनर्जी। बेटा ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये टॉपिक नहीं है। केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हम बड़े हो जाते हैं ना, बड़े क्लासेस में जाते हैं, जैसे बीएससी हो गया, एमएससी हो गया, स्पेशली जो आपका केमिस्ट्री में बीएससी एमएससी करता है, वहाँ तक ये पीछा नहीं छोड़ता एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब मैंने बीएससी 3rd ईयर एमएससी पार्ट 1 फिजिकल केमिस्ट्री में इस एक्टिवेशन को पढ़ा है, और बेटा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे मतलब जरूरी नहीं इसे थ्योरी आए, अगर वो आपसे इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला, इसका ग्राफ नहीं पूछेगा तो इस पर न्यूमेरिकल डाल देगा। मतलब ये टॉपिक अपने आप में ना बहुत क्या वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी आपको विद डेफिनेशन, विद ग्राफ, ग्राफ मत भूलना इसका बेटा, ग्राफ की तो कहानी है सारी केमिकल काइनेटिक्स में, ग्राफ दे देता है, पूछ देता है बताइए इस ग्राफ को देख के जज करो, फिर ग्राफ को देख के आपसे जज करवाएगा कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, कोई से भी पूछ सकता है, राइट। ग्राफ आप इसको याद करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी विद ग्राफ एंड फॉर्मूला जो भी निकल के आएगा बेटा इसका, ठीक है, विद न्यूमेरिकल। पर इस चैप्टर में इतना नहीं है करने को, लेकिन हाँ इतना हमें करना है बेटा। इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर में बात कह रही हूँ मैं, तो वो आपके सारे आपको करने हैं बेटा, ठीक है। हाँ, इसके अलावा बेटा हम एक चीज़ और भूल गए, इसके अंदर एक छोटा सा नन्हा सा टॉपिक कर लेना, कॉलिजन थ्योरी। उसमें कभी कभी ना कॉलिजन थ्योरी में कॉलिजन फ्रीक्वेंसी पूछ लेता है, तो इतना टफ नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा है बेटा इसमें कॉलिजन थ्योरी भी कर लेना आप,
और हाँ, एक हमारा इंपॉर्टेंट टर्म तो रह ही गई बेटा, इसमें जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर का ना हाफ लाइफ भी पूछ लेता है। मतलब जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए उसका हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है, तो इसका बेटा हाफ लाइफ भी करना है आपको, हाफ लाइफ दोनों का हाफ लाइफ रिलेशन, ठीक है, जीरो ऑर्डर में और फर्स्ट ऑर्डर में दोनों में करना है बेटा, ठीक है। तो ये आपको केमिकल काइनेटिक्स में इतना ही करना है, इससे ज्यादा मत करो। मैं तो कह रही हूँ आपने पूरी साल स्टडी की है, ठीक है, लेकिन लास्ट के 2 डेज बचे हैं आपके, इन 2 डेज में आप यही टॉपिक को अच्छे से करके जाओ, इनको बार बार रिवाइज करो। इनके अब तक जितने सीबीएसई ने 12th के एग्जाम क्वेश्चन पेपर कराए हैं ना, उन सब में देखो कि इन टॉपिक से कितने टाइप के क्वेश्चन बने, उनको छोड़ो मत, ठीक है। तो फाइनली ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं चैप्टर, अगला चैप्टर कौन सा है हमारा, 3rd, ठीक है। चैप्टर 3rd देखते हैं फटाफट से हम लोग जल्दी से। तो चैप्टर 3rd में हम लोग बेसिकली अब हमारा बचा है बेटा सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन से तो एक क्वेश्चन आना ही आना है बेटा, न्यूमेरिकल तो सॉल्यूशन से बनता ही बनता है। सॉल्यूशन क्या कहता है, सॉल्यूशन में सबसे पहला न्यूमेरिकल तो बेटा आप इसके न्यूमेरिकल से करके जाना चाहिए। देखो कंसंट्रेशन टर्म्स वाले न्यूमेरिकल कर लेना सारे, कंसंट्रेशन टर्म्स करोगे, राइट। इसमें आप मोल फ्रैक्शन जरूर देख के जाना बच्चा, बहुत आता है मोल फ्रैक्शन, राइट। बाकी वो तो आप देखो न्यूमेरिकल मैंने बोला तो आप समझ गए, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलल्टी, मतलब आपका नॉर्मल्टी, तो ये तो आप करके जाओगे इसमें, लेकिन ये मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ये, ठीक है। नेक्स्ट बेटा सॉल्यूशन के अंदर क्या आता है, हाँ सॉल्यूशन में बेटा आपसे पूछेगा बेटा हेनरी लॉ देख के जाना, हेनरी लॉ है ना, और आपका राउल्ट्स लॉ देख के जाना बच्चा, राइट। और इसमें क्या पूछेगा आपसे, हेनरी लॉ, राउल्ट लॉ, और इसके बाद आपसे पूछ सकता है आइडियल सॉल्यूशन बेटा क्या होते हैं, एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं बेटा, ये देख कर जाओगे आप, क्लियर। अब आप देखोगे अगला इसमें क्या टॉपिक है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। बेटा मैं कहूंगी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। इस पे जितना बैरी है उतना बैरी लगा लो, क्लियर। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो आपकी प्रॉपर्टी है ना कॉलीगेटिव, जो कि मोलर मास पे डिपेंड करती है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वो तो हम उनको बोलते हैं जो मोलर मास पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आप सब पढ़ के जाओगे, इनके फॉर्मूले जो है ना लास्ट में इनके फॉर्मूले आते हैं, उससे एक न्यूमेरिकल बेटा बहुत आता है। मतलब ये सोचो कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है जो उनके लास्ट में हम जो देखते हैं फॉर्मूले, वहां से एक न्यूमेरिकल जरूर आना है, आएगा न्यूमेरिकल, राइट। तो यहाँ से आप करोगे न्यूमेरिकल सारे, राइट। ये हमारी क्या हो गई कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसमें आप इसको लिखोगे विद न्यूमेरिकल, और बेटा इसमें ग्राफ तो है ही सभी प्रॉपर्टीज में, तो ग्राफ देख कर जाना कैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, कैसे वो आपका एक्सपेंडेशन हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। ये देख कर जानी है आप लोगों को, क्लियर। बेटा इसमें लास्ट टॉपिक आता है इसके बाद वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, मतलब आपसे मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन पूछेगा, स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग के लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो वो भी देखना मत भूलना बेटा। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, ये टॉपिक ऐसे हैं कि इनको हम छोड़ नहीं सकते, ये हमें करने ही करने हैं बेटा इस चैप्टर के अंदर, किसमें सॉल्यूशन में। न्यूमेरिकल आप किसमें सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स के चांसेस जो बनते हैं वो इसी चैप्टर के अंदर बनते हैं बेटा, और इसमें कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से न्यूमेरिकल्स बहुत बहुत आने के चांस हैं। इसकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के सारे फॉर्मूला जो बनता है उसका ग्राफ, उसको न्यूमेरिकल करके जाना, फिर उससे पहले आपका जो वो तो इजी आप कर लोगे, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है न्यूमेरिकल। तो ये आपका बेटा चैप्टर सॉल्यूशन हो गया, हमारी फिजिकल केमिस्ट्री क्या हो गई यहाँ पे फिनिश हो गई, क्लियर बेटा। अब नेक्स्ट हमारा आता है इसमें, चलो अब थोड़ा देखते हैं इनऑर्गेनिक का पोर्शन है ना, ऑर्गेनिक बाद में आएंगे। 3 चैप्टर हमारे फिजिकल के हो गए, अब हमारा आता है इनऑर्गेनिक, ठीक है बच्चा। इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ोगे भाई, इनऑर्गेनिक सबसे आसान होती है आपकी, है ना, कोऑर्डिनेशन हो गया, उसमें डी एंड एफ ब्लॉक हो गया। तो चलो पहले हम शुरुआत करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक से, क्लियर। चलो तो हम देखते हैं डी एंड एफ ब्लॉक, क्लियर। डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर बेटा कुछ भी नहीं पढ़ना, इसकी आपको पढ़नी है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पढ़नी है दोनों की,
एफ की भी और डी की जो प्रॉपर्टीज़ है इसका आयोनेशन पोटेंशियल घट रहा है बढ़ रहा है, जो भी प्रॉपर्टीज बनती हैं इसकी वो पढ़नी है आपको, प्लस एफ की भी और डी की भी, प्लस आपको कंपाउंड पढ़ना है। कंपाउंड कौन सा पढ़ना है? KMnO4 एंड K2Cr2O7। ठीक है, ये दोनों कंपाउंड की एक एक प्रिपरेशन, दो प्रॉपर्टीज और यूजेस पढ़ने हैं। और डी और एफ दोनों की प्रॉपर्टीज पढ़नी, क्या प्रॉपर्टीज है इनकी। अब प्रॉपर्टीज में भी ना आप मेन प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, सारी मत पढ़ना। जैसे कि आयनेशन एंथैल्पी हो गया, जैसे कि कलर इन कंपाउंड हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका ये हो गया आयोनेशन एफिनिटी। तो ये सब कहाँ डिक्रीज हो रहे हैं, किसका घट रहा है किसका बढ़ रहा है। एटॉमिक रेडियाई होगा, इसमें एटॉमिक में आपसे एक्सेप्शन पूछेगा एटॉमिक रेडियाई में, वो देख लेना। मतलब मेन प्रॉपर्टी देख के जाना है इसकी डी एंड एफ ब्लॉक की, राइट। लेंथ आता है इसमें आपका, और दो कंपाउंड पढ़ लेना इस चैप्टर के अंदर, कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। ये चैप्टर बहुत छोटा है वैसे तो बेसिकली। इसके बाद बेटा हमारा आता है इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो चैप्टर भी आसान है आपका, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हाँ ये बात अच्छी है बेटा, कोऑर्डिनेशन चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और आसान भी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले बेटा आप इसमें पढ़ोगे वर्नर थ्योरी। वर्नर ने क्या बात बोली थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, ठीक है। उसके बाद बेटा इसमें ना IUPAC जरूर देख के जाना, इसमें पूछ लेता है, IUPAC का आपको नेम दे देगा तो आपसे पूछ सकता है इसमें क्या राइट है, या आपसे नेम से बनवाएगा स्ट्रक्चर, या फिर आपको स्ट्रक्चर देगा तो नेम पूछेगा, तो इसको देख के जाना बेटा। इसमें आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देख कर जाना, मैं ऑप्टिकल की बात कर रही हूँ और उसकी बात नहीं कर रही हूँ दूसरे वाले की, वो तो आसान है बहुत। ऑप्टिकल देख के जाना। सिस ट्रांस का बनता है, सिस प्लेटिन ट्रांसप्लेटिन पूछता है इसमें बेटा क्वेश्चन आता है कि जो आपकी सिस्प्लेटिन होती है उसको हम कैंसर के क्योर में यूज करते हैं, वो क्वेश्चन बहुत पूछता है यहाँ से, तो वो उसको देख कर जाना, ठीक है। सारे बना के जाना स्ट्रक्चर इसके। IPC हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया। हाँ बेटा इसमें और पूछता है आपकी BBT थ्योरी। इसमें बेटा BBT थ्योरी जो है आपकी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो पढ़ के जाना। उस पर एक क्वेश्चन जरूर दे सकता है वो आपको कि भाई इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। अच्छा अगला क्या आता है इसमें, अगला बेटा इसमें आपका आएगा हमारा BBT के बाद हमारे आती है CFT। बेटा CFT का पिछली बार एक क्वेश्चन आ रखा है तो करके जाओ, केवल इस बार भी आ जाए। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसमें आपसे पूछेगा कि इसको आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया, तो उसके लिए एनर्जी पूछता है CFT, तो इसे बोलते हैं CFT थ्योरी। तो CFT थ्योरी पे आपको न्यूमेरिकल डाल देगा, बोलेगा कि D3 के लिए CFT एनर्जी निकालो, बोलेगा D5 को निकालो, तो उसमें आपको देख कर जाना है हाई स्पिन लो स्पिन, ये भी देखना है, ठीक है। तो CFT थ्योरी आप करके जाओगे इसमें। और क्या बचा बेटा इसमें, और आपका बचा बेटा इसमें BBT हो गया, CFT हो गया, आइसोमेरिज्म, IUPAC, वर्नर थ्योरी। हाँ इसमें एक लास्ट बेटा छोटा सा आपका बचता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यानी कि मेटल कार्बोनिल्स, ये पूछ लेता है आपसे। पूछता क्या है इसमें, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो आपकी मेटल है और जो कार्बोनिल है उनके बीच में कैसी बॉन्डिंग है, सिग्मा पाई क्या है, वो पूछेगा आपसे, पूछ सकता है बेटा, तो ये भी देख के जाना आपको इसको। तो ये आपका होगा बेटा कोऑर्डिनेशन का। तो फिलहाल कोऑर्डिनेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे और हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना। CFT हो गया। अब बेटा हमारा बचता है लास्ट क्या, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें 5 चैप्टर है, राइट। तो अब हम चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा सबसे पहला चैप्टर आपका कौन सा आता है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, है ना। उसमें हमें क्या पढ़ना है बेसिकली, तो देख लेते हैं उसमें क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। तो हम डालते हैं यहाँ पे चैप्टर का नाम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ठीक है। तो हेलो एल्केन में क्या होगा, सबसे पहले आप पढ़ोगे एल्केन की प्रॉपर्टीज, ठीक है। एल्केन की प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ोगे आप, एल्केन की प्रॉपर्टीज में आप पढ़ोगे बेटा SN1 एंड SN2, ये दोनों मैकेनिज्म देख कर जाओगे इनको, SN1 SN2, ये बहुत आती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, ठीक है। उसके बाद बेटा इसमें भी आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आ जाती है, मतलब जो आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हो तो उसमें आपकी इसमें हम स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते, कुछ टर्म्स हैं बेटा स्टीरियोकेमिस्ट्री की, वो भी देख के जाना आप। क्या मैं बता देती हूँ, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या, पहला आपका है कायरलिटी, यानी कायल कार्बन किसे कहते हैं। दूसरा बेटा इनैंशियोमर,
इनैंशियोमर। तीसरा बेटा ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है बेटा। चौथा आपका है रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है रिटेंशन, रिटेंशन हो गया। इनैंशियोम कैरलिटी हो गया, ऑप्टिकल एक्टिव हो गया, इनैंशियोमर हो गया, रेसिमाइजेशन हो गया, रिटेंशन हो गया, एंड लास्ट बेटा इन्वर्जन हो गया। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, इनको आप देख कर जाना, कभी कभी इनकी डेफिनेशन पूछ लेता है, ठीक है। तो ये हमारा इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री पोर्शन हो गया। SN1 SN2 मैकेनिज्म देख के जाना प्रॉपर्टीज में केमिकल एल्केन की। अच्छा, उसके बाद हमारी आती है हेलोवेरिन। तो हेलोवेरिन में ना इसकी रिएक्शन पूछता है वो आपसे, केमिकल प्रॉपर्टीज, और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो हेलोवेरिन में क्या देखोगे आप बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है बस आपको, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, हेलोवेरिन के अंदर यहाँ पे डालो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन, राइट बच्चों, ये हमारा हो गया, ठीक है, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर बेटा हमारा आता है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, वो देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। देन फिर हमारा क्या बचेगा बेटा इसमें, एल्डिहाइड कीटोन एंड बायोमोलिक्यूल्स और एमाइंस, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन की अगर हम बात करें, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, भी वो मैंने लिखा नहीं है। इसमें सबसे पहले आप रिएक्शन पढ़ोगे, दो नेम रिएक्शन है बेटा, कौन सी, आपकी ये है एल्डोल, एल्डोल बड़ी फेमस नेम रिएक्शन है, ये बड़े क्लास में पीछे नहीं छोड़ती है, केमिस्ट्री में जो भी छोड़ती नहीं पीछे आपका, ये हमेशा आपके साथ रहेगी बड़े क्लास तक भी, आप 12th ही नहीं PG तक साथ रहती है ये, ठीक है। दूसरा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इन दोनों मैकेनिज्म विद मैकेनिज्म देखकर जाना, ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन में ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसमें आपका कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसमें ना बेसिकली आप नॉर्मल जनरल प्रॉपर्टी देख लेना एल्डिहाइड की, मतलब इसकी कीटोन की और एसिड की, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो इसमें आपको ये तो देखना ही देखना है एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, लेकिन जनरली आप क्या करोगे कीटोन और इसमें ना एसिड में इनकी बस ओनली क्या देखोगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। ज़्यादा इतना टाइम नहीं, चैप्टर काफ़ी बड़ा है ये, तो इसको इतना टाइम मत देना, क्योंकि एक चैप्टर कहाँ 9 चैप्टर पढ़ने हैं आपको, तो इसमें आप ये दो देख लेना और थोड़ी इसकी केमिकल रिएक्शन देख लेना कीटोन की और इस एसिड की, और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। अगला चैप्टर होता है हमारा आता है अमाइंस, देख लेते फटाफट से हम लोग। देखो अमाइंस में क्या है, अमाइंस में बेटा आपसे एक चीज पूछता है, क्वेश्चंस बहुत बेसिक है ना, स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया है ना, और एल्काइल एमाइन एंड एराइल एमाइन। बेटा इन तीनों का बेसिक स्ट्रेंथ आपको पढ़ के जाना है कि इन तीनों में कौन ज्यादा बेसिक है और क्यों बेसिक है, इसका रीजन पूछता है, इसका सीक्वेंस ऑर्डर पूछता है, इसका बेसिक। देखो एमाइंस में क्या है, एमाइंस में कुछ और तो कुछ खास है नहीं, तो एमाइंस में आपको बस ये देखना है कि अमोनिया, एल्काइल एमाइन, एराइल एमाइन। एल्काइल में आपका कौन आएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, तो तीनों का आपसे पूछेगा ऑर्डर कि तीनों में कौन ज्यादा बेसिक है, तो वो पूछ सकता है बेटा आपका बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अच्छा साथ में ये जो ऑर्डर है ना बेटा, ये आपके दोनों फेज में याद करना है, गैसियस फेज में एंड एक्वस फेज में, क्योंकि दोनों में चेंज है ऑर्डर बेटा। ये आपके पता है यहाँ से एक क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में आता है जरूर, यहाँ से इसका ऑर्डर का नीट और जेई में, कभी एक्वस फेज में पूछेगा कभी गैसियस फेज में पूछेगा, ठीक है। एक आपको एमाइन में ये करना है। उसके बाद एमाइंस के अंदर आपको देखना ये है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखनी है। जो एमाइंस आप पढ़ रहे हो ना, तो इसकी क्या देखोगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखोगे बेटा इसकी, आप बात समझ रहे हो ना, किसकी, एमाइंस की। कौन कौन सी होती है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजनेशन, फ्लोरोक्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये 5 तो रिएक्शन है, बहुत आसान सी ही देख कर जाना, थोड़ी इनकी मैकेनिज्म देख लेना, ठीक है। और लास्ट में बेटा आपको छोटा सा टॉपिक इसमें आता है एमाइंस के अंदर, डाईएजोनियम सॉल्ट। बेटा इसकी छोटी सी एक प्रिपरेशन और 2 से 3 प्रॉपर्टीज देख लेना बस,
कहानी खत्म, ये हमारा एमाइंस भी खत्म, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना हमें, राइट। चलो अब हमारा बेटा क्या बचा, बायोमोलिक्यूल्स और एल्कोहल फिनॉल वाला चैप्टर, राइट। ये 2 चैप्टर बचे हैं हमारे, ठीक है बेटा। इतना करने के बाद फिर इन 2 चैप्टर्स में हमें क्या पढ़ना है, फिर फटाफट से हमें देखना है। देखो बेटा, एल्कोहल फिनॉल, अगर मैं ईथर की बात करूं, एल्कोहल फिनॉल और ईथर की अगर मैं बात करती हूं बच्चों, तो फिनॉल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो इसमें आप क्या देखोगे, इसका करेक्टर देखोगे, यानी कि इसका एसिडिक करेक्टर, ठीक है। एसिडिक करेक्टर क्या देखोगे, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि बेटा फिनॉल एल्कोहल इन दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन यही बन जाता है बेटा, एसिडिक करेक्टर ऑफ किसका, एल्कोहल एंड फिनॉल। भाई ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है या एल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है और क्यों है, तो ये चीज़ आपको देखकर जानी है। इस पर न्यूमेरिकल, इस पर ना आपका एक्सप्लेन करने को भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, मतलब कैसे भी आ सकता है, तो ये आपको देखना है। और बेटा इसके अंदर आप ना फिनॉल की प्रॉपर्टीज देख लेना, बस फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी बेटा, ठीक है। बस हमें केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है, फिनॉल को कुछ नहीं देखना है इसमें। क्लियर बच्चों, ये हमारी एक बात हो गई। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब हमने देखा कि हमारा एल्कोहल फिनॉल ईथर में हमने देखा कि हमारा एसिडिक करेक्टर ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज पूछेगा कि फिनॉल कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन दे रहा है बेटा, उसी से आपकी बन जाती है नेम रिएक्शन, ठीक है। ये टॉपिक हमारा हो गया। इसके अलावा बेटा हमारा एक लास्ट चैप्टर बचा है बायोमोलिक्यूल्स। बेटा बायोमोलिक्यूल्स देखो चैप्टर थोड़ा आसान भी है, बायो का है, जिन बच्चों पर बायो है उनको तो बेनिफिट है, उन्होंने बायो में पढ़ा होगा तो उन्हें तो यहाँ पे पढ़ना नहीं पड़ेगा इतना, राइट। तो बायोमोलिक्यूल्स में बेसिकली हमसे पूछता क्या है बेटा, सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि आपसे पूछेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी हमने कार्बोहाइड्रेट को कितने उसमें डिवाइड किया है, ठीक है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉली, ये सब आपका हो गया। फिर बेटा आपसे पूछेगा साइक्लिक स्ट्रक्चर, ध्यान देना, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ किसका, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, राइट, एंड लैक्टोज का एंड सुक्रोज का, क्लियर। इसके अलावा बेटा स्टार्च का, इसके अलावा सेलुलोज का, इन सभी के आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर आने चाहिए बनाने, ठीक है, ये आपसे पूछेगा। इसके बाद बेटा आपका इसमें आता है प्रोटीन, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कर लेना, सारे स्ट्रक्चर जितने आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो सारे कर लेना आप इसमें, ठीक है। एंड आप इसमें क्या करोगे, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड देख कर जाना, टाइप ऑफ अमाइनो एसिड देख कर जाना आप लोग, क्लियर बेटा। टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड हो गया आपका। उसके बाद बेटा इसके अंदर क्या बचा आपका, उसके बाद इसमें आपका बचा क्या, विटामिन, डीएनए, आरएनए। तो आप विटामिन तो देखो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो विटामिन ए बी सी डी वो तो पहले ही पढ़ा है आपको, तो उसको देख जाना कि उनके साइंटिफिक नेम देख कर जाना। देखो वो आपसे नहीं पूछेगा विटामिन बी से कौन सा होता है, वो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, वो आपसे साइंटिफिक नेम पूछता है, ठीक है। विटामिन B12 का क्या है, साइनोकोबाल्ट एमीन, ठीक है। विटामिन ए का क्या है, रेटिनॉल, बी का क्या है, थाइमीन, सी का क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, और ई का क्या है आपका, देखो बेटा ये पूछेगा आपके नेम जो टफ वाले वो पूछेगा, जैसे विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन V2, विटामिन V6, इनके नाम पूछता है। ए का तो बच्चा बता देगा, ए का क्या है, सी का क्या है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, डी का क्या है वो बच्चे भी जानते हैं, नहीं आपसे वो इतने आसान नहीं पूछेगा। विटामिन ई, विटामिन के, इनका बताओ, कैल्सीफेरॉल है ना, नेफ्थाकिनोन, ठीक है, टोकोफेरॉल, ये सब नाम याद करके जाने हैं आपको, विटामिन के सिर्फ नेम याद करने हैं, तो वो आपको देखना है एक बार को। उसके बाद बेटा आपको इसमें देखना है न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर, न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन कैसे हुई और डीएनए एंड आरएनए में दोनों में क्या डिफरेंस है, इनके स्ट्रक्चर देखने हैं आपको, ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर, दोनों का कॉम्पोजिशन। तो ये इतना आपको बायोमोलिक्यूल्स के अंदर देखना है, इससे ज़्यादा आपको बायोमोलिक्यूल्स में नहीं देखना। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सबके स्ट्रक्चर साइक्लिक, एंड उसके बाद में प्रोटीन का सारे स्ट्रक्चर प्राइमरी सेकेंडरी हमने कराया है, और टाइप ऑफ अमाइनो एसिड,
और इन सबके स्ट्रक्चर और न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर, इनका कंपोजिशन। अगर इतना आप देख लेते हो तो आपके लिए बेटा बहुत सफिशिएंट है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा बेटा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के 10 चैप्टर के अंदर हमें कितना क्या पढ़ना है लास्ट के 2 डेज में, लास्ट टाइम पर हमें ये सब इसको रिवाइज करके जाना ही जाना है। और सबसे आपको प्लस पॉइंट बताती हूँ, आप जितने भी आपके 10 ईयर्स हैं, आपके जो जितने अभी तक एग्ज़ाम हो चुका है केमिस्ट्री के, जितने एग्ज़ाम ले चुकी है सीबीएसई, वो सारे पेपर्स टोटली उनको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके जाना, उनको पूरा करके जाना और ये टॉपिक्स को अच्छे रिवाइज करके जाना। देखना कि आपके नंबर 70 में से 50 कहीं नहीं गए, 50 और 60 तो आएंगे। और अगर आपको माइंड में सब कुछ याद रहता है, आप कुछ नहीं भूलते हो, तो 70 में 70 भी ला सकते हो आप, ठीक है। ये हर स्टूडेंट का बेटा अलग डिपेंड करता है कि कोई स्टडी से बराबर करते हैं, लेकिन कोई किसी के माइंड में हमेशा याद रहता है तो वो पूरे मार्क्स ले आता है, लेकिन जैसे थोड़ा वो भूल जाता है तो उसके 70 में 70 60 रह जाते हैं, ठीक है। तो मैं सोचती हूँ इतना करने के बाद आपके 70 में से 70 भी आएंगे, जो जिसका बहुत बच्चा ब्रिलियंट होगा और नहीं थोड़ा भूल जाता, तो 60 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। तो स्टूडेंट, ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपका 28 को जो एग्ज़ाम है उसके लिए, हर चैप्टर वाइज। इन 10 चैप्टर का मैंने बता दिया आपको, इनको अच्छे से रिवाइज करना और मैक्सिमम ये कोशिश करना कि आप लोग जो प्रीवियस ईयर के सारे पेपर हो गए उनको सॉल्व जरूर करना बेटा। सबसे बेस्ट मेथड है आपका, उनको सॉल्व करोगे देखो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सारा, मैंने आपको बता दिया कि हमें ये पढ़ के जाना है, ठीक है। तो मैं सोचती हूँ कि आप लोग सभी पढ़ कर जाओगे, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा और आप सभी बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। और आप लोग इन सबको अच्छे से रिवाइज करना है इसको एक बार, ठीक है। एग्ज़ाम से लास्ट डे तक आपको यही सब रिवाइज करना है, बाबा रिविजन करना है इन्हीं चीज़ों का, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हो सकता है मैं आपको D&F ब्लॉक चैप्टर का एक 1 शॉट वीडियो यहाँ पर लेकर आऊँ, चाहे तो वो कल ला सकती हूँ, चाहे वो परसों, तो आप उसको भी देख कर जाना। उसमें मैं वही टॉपिक कराऊंगी जो एग्जाम में मेन क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे हम न्यू चैप्टर न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में। बाय बाय।